Hello all. In today's lecture we are going to learn how we are going to do the posting of a compounded journal entry into the various accounts of ledger. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि लेजर एक बुक की तरह होती है और इसके अंदर डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। हम उन सब अकाउंट्स को एक साथ कंबाइन करते हैं तो हम उसको लेजर बोलते हैं। हमने ये भी सीखा था कि हम सबसे पहले जर्नल एंट्री में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि हमारे कितने अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले जर्नल एंट्री के अंदर देखेंगे हमारे कितने अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। जितने भी अकाउंट्स हमारे इफेक्ट होंगे उन सब अकाउंट्स में हम पोस्टिंग करेंगे। प्लस हमने पिछली वीडियो में सिंपल जर्नल एंट्री की बात की थी। सिंपल जर्नल एंट्री होती है कि जब आपके सिर्फ 2 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। अगर आपके 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं तो हम उसको कंपाउंडेड जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम कंपाउंडेड जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे डिफरेंट अकाउंट्स में वो सीखेंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए जर्नल एंट्री लिखी है कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। पहला कैश अकाउंट, सेकेंड बैंक अकाउंट एंड थर्ड इज नितिन्स कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स हम यहाँ पे इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग 3 अकाउंट्स में करेंगे। पहला कैश अकाउंट में, सेकंड बैंक अकाउंट में एंड थर्ड नितिन्स कैपिटल अकाउंट में। कैश अकाउंट हमारा डेबिट साइड पे है, सो दैट मीन्स कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे आपकी पोस्टिंग होगी। बैंक अकाउंट अगेन आपका डेबिट साइड पे है, तो विच मीन्स बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी। नितिन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे है, तो ये मीन्स नितिन्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन कह रही है कि मिस्टर नितिन बिजनेस का ओनर है और उसने बिजनेस को 5 लाख का कैश दिया है और 5 लाख का बैंक में ट्रांजैक्शन करी है। दैट मीन्स उसने 5 लाख रुपीस बैंक में डिपॉजिट करें और कंपनी के पास 5 लाख रुपीस कैश में। मिस्टर नितिन की टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख की। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं। कैश अकाउंट हमारा एसेट है, तो हम सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट साइड पे है, तो हमने डेबिट साइड पे ट्रांजैक्शन करी है। हम डेट के नीचे डेट डालेंगे, दैट मीन्स जो भी डेट है उसको हम डेट कॉलम में लिखेंगे। 5 लाख का जो अमाउंट है उसको अमाउंट कॉलम में लिखेंगे और पर्टिकुलर्स में हम रीज़न लिखेंगे कि ये कैश आया कहाँ से। हमने पिछले लेक्चर्स में ये भी सीखा है कि हमारे पास मॉडर्न अप्रोच में अगर हम एसेट्स में कुछ भी इंक्रीज होता है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं और अगर एसेट्स हमारे डिक्रीज होते हैं तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। यहाँ पर हमारे कैश इंक्रीज हो रहा है। हम जब भी कोई भी अकाउंट्स करते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, दैट मीन्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। यहाँ पर ओनर बिजनेस को कैश दे रहा है 5 लाख का, तो दैट मीन्स बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपीज आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डेबिट साइड लिखे हैं। फॉर सिंपल वे आप इस तरह से लर्न कर सकते हो, आपकी डेबिट साइड प्लस है और क्रेडिट साइड माइनस है। या तो कंपनी में कुछ आएगा या कंपनी से कुछ जाएगा। तो जब भी कंपनी में कुछ आएगा आप उसको डेबिट साइड लिखोगे और अगर कंपनी से कुछ जाता है, कोई भी एसेट कम होता है, तो आप उसको क्रेडिट साइड लिखोगे। तो यहाँ पर कंपनी में कैश आ रहा है और हम पर्टिकुलर्स में लिखते हैं रीजन कि ये कैश कहाँ से आ रहा है। तो हमारे पास कैश मिस्टर नितिन ने डिपॉजिट करा है ओनर ने, तो हमने पर्टिकुलर्स में मिस्टर नितिन कैपिटल अकाउंट लिखा है। अब हम बैंक की एंट्री देखते हैं। बैंक हमारा डेबिट साइड पे है, तो बैंक में डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी। डेट हम एज इट इज डेट कॉलम में लिखेंगे। हमारे बैंक के अंदर 5 लाख रुपीज आ रहे हैं, तो हम अमाउंट में 5 लाख रुपीज लिखेंगे। सिमिलरली बैंक भी मेरा एसेट है, तो अगर आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है हम डेबिट साइड लिखते हैं और एसेट डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। यहाँ पर हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो हमारा एसेट इंक्रीज हुआ, तो हम पर्टिकुलर्स में रीजन लिखेंगे कि हमारे पास बैंक में पैसे कहाँ से आए। तो हम बैंक के अपोजिट देखेंगे तो नितिन्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स में नितिन्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अब आप यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में देखोगे कैश के अपोजिट भी नितिन्स कैपिटल है और बैंक के अपोजिट भी नितिन्स कैपिटल है, तो इसीलिए हमने कैश के पर्टिकुलर्स में भी नितिन्स कैपिटल लिखा और बैंक के पर्टिकुलर्स में भी नितिन्स कैपिटल अकाउंट लिखा। अब हम देखते हैं नितिन्स कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करेंगे। नितिन्स कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड पे है, सो दैट मीन्स हमारी पोस्टिंग क्रेडिट साइड होगी। हमारा
क्रेडिट साइड इफेक्ट होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नितिन्स कैपिटल अकाउंट के अपोजिट दो आइटम्स है, कैश और बैंक। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो नितिन्स कैपिटल अकाउंट 10 लाख है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला 5 लाख कैश का पार्ट और दूसरा 5 लाख बैंक का पार्ट। तो सबसे पहले हम एंट्री पोस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 5 लाख। डेट कॉलम पे डेट आया, हमने 10 लाख को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला 5 लाख जो कैश को दिया है, तो हम पहले 5 लाख के पर्टिकुलर्स में लिखेंगे कैश अकाउंट कि नितिन्स कैपिटल अकाउंट हमारा लायबिलिटी है, और एज पर रूल हमारा कैपिटल अकाउंट का रूल है कि अगर आपका नितिन्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे और डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड। यहाँ पे नितिन्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स वो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि मिस्टर नितिन 5 लाख रुपीज कैश का दे रहा है बिजनेस में, तो हमने यहाँ पे पर्टिकुलर्स में कैश लिख दिया, और नितिन 5 लाख रुपीज बैंक में दे रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने नितिन्स कैपिटल अकाउंट 10 लाख का था, हमने इस 10 लाख को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 5 लाख ईच। क्योंकि यहाँ पे नितिन्स कैपिटल अकाउंट के अपोजिट में दो पार्ट्स थे, कैश एंड बैंक, तो जब भी हम नितिन्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो हम उसके भी दो पार्ट्स करेंगे, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। हम डेट कॉलम पे डेट 5 लाख बैंक को दिया था तो हमने अमाउंट को लिखा और हमने रीजन लिख दिया कि ये 5 लाख बैंक को दिए। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री कह रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू MS हरी एंड कंपनी टू कैश। अगेन ये कंपाउंड एंट्री है क्योंकि यहाँ पे तीन अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। पहला परचेज अकाउंट, दूसरा MS हरी एंड कंपनी अकाउंट, एंड थर्ड इज कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट हमारा डेबिट पे है तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी। हरी एंड कंपनी अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड पे है तो हरी एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी, और कैश अकाउंट भी हमारा क्रेडिट साइड पे है तो कैश अकाउंट के भी क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी। तो सबसे पहले हम परचेज अकाउंट देखते हैं। परचेज अकाउंट हमारा डेबिट साइड पे था तो हमने परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे पोस्टिंग करी है। यहाँ पर हम डेट को डेट कॉलम पे लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे जो 1 लाख का अमाउंट था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि परचेज के अपोजिट दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, MS हरी एंड कंपनी का और कैश का। तो हम 1 लाख को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 90,000 एंड 10,000 का। हमने 1 लाख का 90,000 प्लस उस 90,000 को हरी एंड कंपनी के अकाउंट में डाल दिया, और 1 लाख का जो सेकेंड पार्ट है 10,000 उसको कैश के अगेंस्ट डाल दिया। अब हम कैश की एंट्री देखते हैं। कैश अकाउंट का अकाउंट हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम क्रेडिट साइड पे कैश है, दैट मीन्स कंपनी कैश दे रही है। अब यहाँ पे कंपनी कुछ परचेज कर रही है, गुड्स को परचेज कर रही है तो उसके बदले में 10,000 का कैश दे रही है, दैट मीन्स कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे। डेट पे हमने डेट एज इट इज डेट कॉलम में लिखी। कैश हमारा क्रेडिट साइड पे 10,000 से डिक्रीज हो रहा है तो हमने क्रेडिट साइड पे 10,000 लिखा, और कैश के अपोजिट परचेज है तो हमने रीजन दिया यहाँ पे कि कैश हमारा कहाँ गया, हमने गुड्स परचेज करे हैं तो इसलिए हमारे पास 10,000 का कैश डिक्रीज हो गया। तो पर्टिकुलर्स में हम परचेज अकाउंट लिखेंगे। अब हम देखते हैं MS हरी एंड कंपनी अकाउंट। MS हरी एंड कंपनी अकाउंट भी हमारा क्रेडिट साइड पे है तो इसलिए हमने क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करी है। डेट कॉलम पे डेट 90,000 का अमाउंट है तो हमने 90,000, और हमने रीजन लिखा कि हमने गुड्स परचेज करे हैं जिसपे अभी हमने पूरी पेमेंट नहीं करी तो हमारी लायबिलिटी है, वी हैव टू पे 90,000 मोर। हरी एंड कंपनी हमारा क्रेडिटर है यहाँ पे, और क्रेडिटर को अभी हमें 90,000 पे करने हैं, दैट मीन्स हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो एज पर रूल अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट साइड पे शो करते हैं। यहाँ पर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कंपनी को 90,000 पेमेंट करनी है तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड पे शो करा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज MS हरी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव।
हमने लास्ट ट्रांजैक्शन में देखा था कि हमें MS हरी एंड कंपनी को 90,000 देने। यहाँ पर हम MS हरी एंड कंपनी को 89,000 रुपीज़ दे रहे हैं और हरी एंड कंपनी हमें डिस्काउंट दे रहा है 1,000 का। सो दैट मीन्स हमारी पॉकेट से, कंपनी की पॉकेट से 89,000 कैश आ रहा है और कंपनी को 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स कंपनी को डिस्काउंट मिल रहा है। हरी एंड कंपनी हमारा डेबिट साइड पे है, तो हरी एंड कंपनी अकाउंट में हम डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे। कैश हमारा क्रेडिट साइड पे है, तो हम कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्रेडिट साइड पे है, तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड में भी क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले MS हरी एंड कंपनी। MS हरी एंड कंपनी में 90,000 का अमाउंट है, तो यहाँ पर हमने 90,000 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, क्योंकि हरी एंड कंपनी के अपोजिट दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो हमने MS हरी एंड कंपनी के अकाउंट्स को जब भी हमने पोस्टिंग करी है, तो हम उसको दो पार्ट्स में 90,000 को डिवाइड करेंगे। पहला 89,000 और दूसरा 1,000। तो हम डेट कॉलम में डेट लिखेंगे। 90,000 का पहला पार्ट 89,000 हम दिखाएंगे कि हमने कैश से दिया, और सेकेंड पार्ट हम दिखाएंगे कि हमने डिस्काउंट रिसीव दिया 1,000 का। दैट मीन्स हमने 90,000 को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, 89,000 एंड 1,000। 89,000 का रीजन हमने लिखा कैश एंड 1,000 का रीजन लिखा डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने जैसा भी बात करी है कि हरी एंड कंपनी हमारी लायबिलिटी है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम डेबिट साइड। यहाँ पर हम हरी एंड कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए हमने उसको डेबिट साइड पे मेंशन करा है। अब कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड पे है, तो हम इसकी एंट्री क्रेडिट साइड पे करेंगे। डेट कॉलम पे हमने डेट मेंशन करी। कैश हमने 89,000 का दिया है, तो हम कैश मेरा एसेट अकाउंट है, तो कंपनी के पास से 89,000 रुपीज़ कम हो रहे हैं, तो वो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी। और रीज़न क्या है कि हरी एंड कंपनी को हम दे रहे हैं, तो हम पर्टिकुलर्स में हरी एंड कंपनी लिखेंगे और अमाउंट में 89,000 पोस्ट करेंगे। डिस्काउंट रिसीट भी हमारा क्रेडिट साइड पे है, तो डिस्काउंट रिसीट के भी क्रेडिट साइड पे हमारी पोस्टिंग होगी। डेट कॉलम पे डेट, डिस्काउंट का रीज़न कि डिस्काउंट किसने दिया, MS हरी एंड कंपनी ने दिया, और अमाउंट हमारे को 1,000 का डिस्काउंट मिला, तो हम अमाउंट पे 1,000 मेंशन करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम अकाउंट्स को क्लोज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम नितिन्स कैपिटल अकाउंट। नितिन्स कैपिटल अकाउंट में दो पोस्टिंग थी, कैश अकाउंट की एंड बैंक अकाउंट की। अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। डेबिट साइड का अगर आप टोटल करते हो तो 0 आता है, और क्रेडिट साइड का टोटल करते हो तो 10 लाख आता है। तो जो भी दोनों अकाउंट्स में से, दोनों साइड्स में से जो भी ग्रेटर होगा हम उसको लिखेंगे। 10 लाख रुपीज़ ग्रेटर है, तो हम 10 लाख रुपीज़ लिखेंगे, और जो भी अमाउंट होगा इसको आपको डबल अंडरलाइन करना है। अब हम डेबिट साइड पे हमारा बैलेंस देखेंगे। हमारा बैलेंस आएगा 10 लाख का, तो हम सेम बैलेंस को क्रेडिट साइड पे उतारेंगे एज बैलेंस BD रुपीज़ 10 लाख। अब हम जब भी नितिन्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर देखेंगे, तो नितिन्स कैपिटल अकाउंट हमारा कैपिटल है, दैट मीन्स इक्विटी अकाउंट है, तो इक्विटी अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचना चाहिए। और जब भी आप बैलेंस को देखोगे हमें हमेशा बैलेंस BD को देखना है, बैलेंस CD को नहीं देखना। तो हमारा बैलेंस BD अगर आप देख रहे हो क्रेडिट साइड पे आ रहा है, दैट मीन्स अगर हमें इस अकाउंट को रीड करना है तो हम कहेंगे नितिन्स कैपिटल अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ 10 लाख। हम कभी भी अकाउंट को ये नहीं कहेंगे नितिन्स कैपिटल अकाउंट हैज़ अ डेबिट बैलेंस ऑफ 10 लाख। हमेशा आपको बैलेंस BD देखना है कि बैलेंस BD कौन सी साइड आ रहा है, उसी को हम बैलेंस बोलेंगे। सो नितिन्स कैपिटल अकाउंट, सिंस इट इज़ अ लायबिलिटी फॉर अ कंपनी, so all the liabilities will always show the credit balance. So hence Nitin's capital accounts balance is 10 lakh and that is a credit balance. Now let's see how to close the purchase account. Now if we see the total of debit side, it's coming to be 1 lakh and on the credit side is 0. So let's total, it's 1 lakh on the debit side and nil on the credit side. So we will write 1 lakh on both the sides and we will double underline it. Now let's see the balance.
Now balance comes out to be 1 lakh. So we can say that purchase account has a debit balance of 1 lakh because the balance PD is coming on to the debit side. Plus we can also say that purchase means your stock account and stock is an asset. So as all the assets will always show the debit balance. All the liabilities will always show the credit balance and all the assets will always show the debit balance. If assets are showing the credit balance, that means you have done some mistake, or if the liabilities show the debit balance, it means you have done some mistake. Now MS Hari and company account. Now if you are going to total both the sides, you are going to get 90,000. So both the sides are equal. So we will write 90,000 as a total and we will double and underline it. It means that there is no balance. Now bank account. In bank account, only 5 lakh is written on the debit side. If you are going to total both the sides, debit side will show you 5 lakh and credit side will show you nil amount. So as per rule, whatever will be the greater amount, we have to write on both the sides. So we will write 5 lakh and we will double underline it. Now let's balance the account. Now if you are going to balance, the bank account will show the debit balance of 5 lakh because balance BD is coming on the debit side. Plus bank account is an asset. As per rule, all the assets will show the debit balance. Hence, our bank account is showing us the debit balance of rupees 5 lakh. Now discount received. If we are going to total the discount received, it will show 1000 on the credit balance. So we will total it and it will show us the credit amount of 1 lakh. Discount received is a revenue for the company, or you can say the company is in a benefit. All the expenses and the revenues are never transferred. It is only transferred to the trading and profit and loss account. It will never transfer to your balance sheet. So we can say that all the expenses and revenue are not balanced. We are just balancing this to transfer it to the trading and profit and loss account. Next is our cash account. Now if we total the cash account, the debit side will show you 5 lakh and credit side will show you 90,000. So being the debit side a greater side, so we will write 5 lakh on both the sides and we will double underline it. Now let's balance it. So over here, this account shows that company has rupees 5 lakh, out of which company spent 10,000 to purchase goods and company paid 89,000 to the one of the creditor, Hari and Company. Now let's see how much amount is left with the company. If we are going to total it or if we are going to balance it, it will shows that company still have 4,10,000 with him. So it means cash account shows the debit balance of 4,10,000. Cash account is an asset, and as we have already done that all the assets account will show the debit balance. So our cash account is showing us the debit balance of 4,10,000. So let's revise it. So the first thing is all the assets will show you the debit balance. So all the assets will always show you the debit balance. All the liabilities will always show you the credit balance. All the assets, liabilities and the capital accounts are balanced and they are transferred to your balance sheet. And all the expenses and revenues are not balanced because they are transferred to trading profit and loss account. Hope you have understood the concept. If you have understood the concept, don't forget to like, share and comment. Thank you.